तो फाइनली 2024 का जो बजट आना था वो आ चुका है। अब इसको अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो कितना बकवास बजट है, कितना ख़राब बजट है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से अगर हम टैक्सेशन को लेकर बात करें तो भाई इन लोगों ने तो लूटने पर भीरा पड़ा है। तो खैर आज हम इस मैटर पर नहीं बात करेंगे, हम आज बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड को लेकर, क्योंकि वहाँ पर गिरावटें हो रही है। क्यों गिरावट हो रही है और थोड़ी सी बात हम डिफेंस बजट को लेकर भी ज़रूर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बजट की तो बहुत ही बकवास बजट है, जैसा कि आप सबको पता है, समझ रहे हैं ना। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम गरीबी को मिटा देंगे, भारत से मेक इन इंडिया बनाएंगे और क्या 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 बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। लेकिन हकीकत इन लोगों की यही है, जो टैक्सेशन अभी निकल कर आ रहे हैं ना इक्विटी मार्केट को लेकर, वो हकीकत है। ये लोग गरीबों को गरीब ही बनाना चाह रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि भाई गरीब के बच्चे मतलब पढ़े लिखे, गरीबों के पास इतने पैसे हो कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य दे सके, या अच्छा खाना खा सके, या अच्छे तरह से रह सके। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं। अगर ये लोग चाहते तो सोचिए, अमीर बनने का मुझे लगता है एक आम इंसान के लिए इक्विटी मार्केट से बेहतर कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, गोल्ड में तो बहुत ज़्यादा लोग निवेश नहीं करते हैं। रियल एस्टेट कहते हैं तो भाई वहाँ पर हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही कम पैसे लगाकर जहाँ पर बहुत ही जल्दी अमीर बना जा सकता है, समझ रहे हैं, और जहाँ पर बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स मिल सकता है, वो इक्विटी मार्केट है। लेकिन देखिए इन लोगों ने टैक्स को बढ़ा दिया। जहाँ पर 10% लगते थे अब वहाँ पर 12.5% आपको देना पड़ेगा, और जहाँ पर 15% टैक्स थे वहाँ पर सीधा 5% बढ़ाकर इन्होंने 20% कर दिया। ऊपर से हल्ला चिल्लाइए मचा रहे हैं आरबीआई वाले कि भाई एफडी में पैसे नहीं आ रहे, एफडी में पैसे नहीं आ रहे। तो भाई आप एफडी को क्या करो कि वहाँ पर जो टैक्सेशन है उसको कम कर देते आप, तो लोग कुछ जिनको मर्जी होता वो जाते। और एफडी पर क्यों जाएंगे लोग, एफडी पर क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? वहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है 6-7%, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा आने वाला समय में, और अभी भी नहीं कर रहा है। अगर सही से कैलकुलेट किया जाए तो 1-8% अगर बच रहा है तो 1-8% में क्या होने वाला है? तो भाई ये सारी कहानी है, मुझे तो बहुत ही बकवास लगा है। देखिए अगर आप लोगों को ये बात बुरी लग रही है तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन हकीकत यही है इन लोगों की कि भाई ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे या फिर आप अमीर बन सके, समझ रहे हैं कि नहीं। अब हम ज़रा डिफेंस बजट की बात करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा हल्ला चिल्ला मचा हुआ था कि भाई पहले लोगों को लग रहा था कि डिफेंस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। डिफेंस बजट की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस बजट 2024 यहाँ पर कितने 6.22 लाख करोड़, ये बजट किसका है? डिफेंस का बजट है, समझ रहे हैं ना। और इसमें क्या क्या है पता है आपको? इसमें जो है ना 6.22 लाख करोड़ का जो बजट है डिफेंस का, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। इसमें से और पैसे हथियार के ऊपर भी खर्च किए जाएंगे, और आर्मी रोड वगैरह जो बनते हैं ना उसके लिए भी खर्च किए जाएंगे। उसके बाद जो लोग रिटायर हो चुके हैं, समझ रहे हैं, फोर्स वगैरह से, या मतलब डिफेंस के सेक्टर में जो जॉब कर रहे थे उनमें से जो रिटायर हो चुके हैं उनके पेंशन वगैरह का भी खर्च इसी में से निकाला जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि पूरा का पूरा जो है ना हथियार के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, और जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है डिफेंस के सेक्टर में हथियार के तौर पर सिर्फ उसके लिए ये खर्चे दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है भाई। देखिए अगर आप फिनेंशियल ईयर 2023-24 के मुकाबले में देखें तो ये बजट ज़्यादा ज़रूर है, 4.79% ज़्यादा है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन अभी भी ये डिफेंस के लिए काफ़ी नहीं है, इस बात को याद रखें। जबकि डिफेंस मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो डिफेंस मिनिस्टर पूरी तरह से इस बात को लेकर सेटिस्फाइड है कि हाँ ये जो बजट है वो डिफेंस के लिए काफ़ी है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जो कि पुराने साबिक क्या कहते हैं कि जनरल है, JSK जनरल मेजर है, समझ रहे हैं ना, JSK परिहार, उन्होंने कहा था कि भाई ये डिफेंस के लिए काफ़ी नहीं है। ख़ासतौर से उन्होंने ये भी कहा था कि भाई निर्मला सीतारमण जी जो कि फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने 1.5 घंटे के भाषण में, 1.5 घंटे के स्पीच में एक मर्तबा भी क्या कहते हैं डिफेंस बजट शब्द का उपयोग नहीं किया, इसका नाम तक के नहीं लिया। तो इससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट का फोकस कितना ज़्यादा है डिफेंस को लेकर, समझ रहे हैं। फाइनली डिफेंस को लेकर जो हम समझ रहे थे बहुत ज़्यादा जो मतलब हल्ला चिल्ला मचा हुआ था कि बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं।
अब उतना नहीं हो रहा है, नॉर्मल जिस तरीके से पहले चल रहा था वो चलेगा ही। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। देखिए ये फंड जो है ना, इसमें क्या हुआ था ना कि ये फंड जब लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पे बहुत सारे लोग धड़ल्ले से पैसा निवेश कर रहे थे, समझ रहे हैं। उनको लग रहा था कि मतलब यहाँ पर जो है ना रिटर्न की बारिश होने वाली है। ऑफ कोर्स यहाँ पर डिफेंस सेक्टर का फंड है तो रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, जैसा कि HDFC में मिला था और HDFC डिफेंस फंड में मिला था, यहाँ पर भी मिलेंगे नो डाउट। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर गिरावट हो रही है, समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर बुरी तरह से गिरावट हो रही है और लगातार कई दिनों से गिरावट हो रही है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 3.09% की गिरावट हो चुकी है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है, उससे पहले एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा। देखिए बजट आने से ठीक एक दिन पहले मैंने आपको कहा हुआ था कि देखिए डिफेंस को लेकर, एनर्जी को लेकर, EV को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इन कुछ इस तरह के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि भाई किसी भी एक सेक्टर को लेकर, किसी भी एक थीम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके दिलो दिमाग में नहीं होने चाहिए, ये मैंने कहा था। और ठीक उसके कल होकर बजट आया और डिफेंस का ये हाल रहा, समझ रहे कि नहीं। अब आज की डेट में यहाँ पर जो गिरावट हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, जैसा कि मालूम है कि आपको ये एक इंडेक्स फंड है, समझ रहे कि नहीं। ये क्या है, ये एक इंडेक्स फंड है। अब इसका जो बेंचमार्क है वो क्या है, आपको पता होगा कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI, ये इसका बेंचमार्क हो गया, समझ रहे हैं ना। अब इनमें जो कंपनीज है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर, वो 2 कंपनियों का वेटेज है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है HAL, इसका कितना वेटेज है, 21.9% इसका वेटेज है। दूसरे नंबर पे है बेल और इसका कितना वेटेज है, 20.5%, समझ रहे कि नहीं। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका 1 लाख रुपये का मतलब 1 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस फंड के अंदर, तो इस फंड के अंदर आपका 1 लाख रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 21.9% कहाँ पर निवेश हो जा रहा है, HAL इस कंपनी में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर। और दूसरे नंबर पे 20% कहाँ पर, 20.5% कहाँ पर निवेश हो रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 50% के करीब पहुँच जाता है, 42% वगैरह पहुँचता है, समझ रहे हैं। तो 50 के तो करीब ही हो गए ना, कि इतने पैसे आपके सिर्फ 2 ही कंपनीज़ के अंदर निवेश हो रहे हैं। अब इन दोनों कंपनियों में गिरावट हो रही है, समझ रहे हैं कि नहीं, इन दोनों कंपनियों के अंदर गिरावट हो रही है। इनके स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो गिरावट हो रही है। और मैंने शुरू में भी कहा था, जब मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि भाई आपको इन दोनों कंपनियों के शेयर्स के ऊपर, इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर गिरावट होगी तो आप जान लीजिए कि आपके फंड में गिरावट होगी, और यहाँ पर अगर अच्छा होगा तो आपके फंड में रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, समझ रहे हैं। वहीं पर अगर इसके मुकाबले में हम HDFC डिफेंस फंड को देखें, समझ रहे हो, तो HDFC डिफेंस फंड में ऐसा नहीं है। उसकी पीछे का रीज़न है कि भाई वो सिर्फ एक थेमेटिक फंड है, समझ रहे हैं। HDFC का जो डिफेंस फंड है वो थेमेटिक फंड है, वो इंडेक्स फंड नहीं है, समझ रहे हैं। वो इंडेक्स के बाहर जो कंपनीज़ है सेम थीम के ऊपर, यानी डिफेंस के थीम के ऊपर, वहाँ पर भी वो अपने निवेश को करेंगे। लेकिन इस फंड की मजबूरी ये है कि ये दूसरी जगह पर निवेश नहीं कर सकते ये फंड। क्यों? क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है और इंडेक्स इसका कौन सा है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI। इस फंड की मजबूरी है, इस फंड की मजबूरी है कि दूसरी जगह पे निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका इंडेक्स है और इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज है उन्हीं में ये निवेश कर सकते हैं। और इस इंडेक्स के अंदर 2 कंपनियों का बहुत ज़्यादा वेटेज है, जो ये दोनों है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, समझ रहे हैं। अब इन दोनों के स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब बात आती है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या इन फंड को रिडीम कर देना चाहिए। और रिडीम करने की जहाँ तक बात है ना, तो अब तो आपको ये चीज़ माइंड में बैठा लेना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म में अगर आप रिडीम करते हैं ना, तो वहाँ पर अगर आपके गेन्स होते हैं, मतलब अगर आप 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हैं, वहाँ पर जो भी आपके गेन होंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको टैक्स बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। तो अब रिडीम तो खैर सोच समझ कर ही आपको करना चाहिए। अब इस फंड की बात करें तो यहाँ पर आपको रिडीम नहीं करना है। देखिए बराबर मैं शुरू में ही बोलता हूँ और
अभी अभी मैंने बोला था कि किसी एक सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा उसको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को आप क्रिएट करें। अब यहाँ पर अगर आपने निवेश करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए निवेशित रहना है, मतलब अपने फंड के साथ बने रहना है। अब इसको रिडीम वगैरह करने के बारे में सोचना नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग और भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई डिफेंस का जो बजट आया है ये बजट ठीक ठाक है, लेकिन बजट जो आने की वजह से जो जगह जगह गिरावट हो रही ना, उसी रीजन से इस इंडेक्स के अंदर भी गिरावट हो रही है। तो भाई मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए बजट आने की वजह से गिरावट हो रही है, ये भी कुछ हद तक के सही है, लेकिन डिफेंस का बजट उतना सही नहीं है, ये भी पूरी तरह से हकीकत है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, समझ रहे कि नहीं। तो अब यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए बंद कर रहना है, समझ रहे हैं। आपको नॉर्मल जितना रिटर्न्स मिल रहा था ना उस हिसाब किताब से रिटर्न्स मिलेंगे ही, समझ रहे हैं। तो फाइनली शॉर्ट टर्म में जो गिरावटें दिख रही हैं उसको देखकर ज़्यादातर घबराना नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। जैसा चल रहा था डिफेंस का, ऐसे रिटर्न्स की हम बात करें तो पहले भी अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है, अभी भी मिलेगा। एक ही बात यहाँ पर मेरी वीडियो में कहने का मकसद है कि भाई जो हाई लेवल का जो एक्सपेक्टेशंस थे ना वो चीज़ नहीं होने वाले हैं, बाकी रिटर्न्स अभी भी बनने वाले हैं आपके, समझ रहे हैं। और रिडीम करने के बारे में आपको सोचना नहीं है अपनी पोर्टफोलियो को, इसीलिए आगे से आपको ध्यान रखना है कि भाई जल्दी रिडीम नहीं करना है, समझ रहे हैं। टैक्सेशन वगैरह का भी देखिए 1 लाख, पहले 1 लाख रुपये लॉन्ग टर्म में जो है ना, अगर आपके प्रॉफिट 1 लाख रुपये पे अगर 2 लाख रुपये हो जाता है तो उसमें से 1 लाख रुपये एग्जेम्प्टेड था और क्या कहते हैं 1 लाख रुपये पे आपको टैक्स लगता था 10%। लेकिन अब 1 लाख की जगह 1.25 लाख कर दिया गया है, लेकिन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, 12.5% कर दिया गया है। तो मतलब ये लोग जो है ना लूटने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बुरी तरह बर्बाद करने की काम कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट को गिराने की कोशिश की जा रही है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से लोगों को मुंह मोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है कि भाई इन चीज़ों से एफडी की तरफ लोग भागेंगे, तो ऐसा आपको घबरा कर एफडी की तरफ भागना नहीं है। देखिए एफडी अपनी जगह पर ठीक है, वो भी अगर आपकी ऐसी कुछ ज़रूरत है जहाँ पर से एफडी से अगर पूरी हो सकती है तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप बंद कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट और इक्विटी के अंदर, और यहाँ पर रिटर्न्स बनेंगे, समझ रहे हैं। ये लोग चाहे लाख कोशिश करें और आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जल्दी से अपने फंड को रिडीम नहीं करना है, समझ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहें। तो फाइनली ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि मुझे लगा कि आपको ज़रूर ही देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।